नमस्ते दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रायंगल्स के कुल 8 प्रॉपर्टीज पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग 9th प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग बढ़ते हैं आगे। यह है 9th प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सर्वांग क्षमता, और सर्वांग क्षमता का पहला जो थ्योरम होता है ये होता है एसएसएस थ्योरम। और इस थ्योरम का मतलब होता है कि यदि दो त्रिभुज के, यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास है त्रिभुज ABC और ये है DEF, यदि इस दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में समान हो जाए, संगत भुजाएं समान हो जाए तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं यदि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में AB बराबर DE, BC बराबर EF एवं AC बराबर DF, यदि त्रिभुज के संगत भुजाएं आपस में समान हो जाए तो त्रिभुज सेम हो जाता है। ठीक है, मतलब कि सर्वांगसम हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे SSS से, ठीक है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, ये सर्वांगसम का साइन है, त्रिभुज DEF ये हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यदि त्रिभुज के संगत भुजाएं समान होते हैं, दो त्रिभुज के संगत भुजाएं समान होते हैं तो दोनों त्रिभुज एक ही त्रिभुज हो जाते हैं। ठीक है, तब क्या होता है, तो त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम बोल सकते हैं। और यदि त्रिभुज सर्वांगसम है इसका मतलब कि बाकी भी जितने करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, मतलब कि कोण भी इसका इक्वल होगा। कोण A बराबर क्या होगा, कोण D, कोण B बराबर क्या होगा, कोण E, और कोण C बराबर क्या होगा, कोण F होगा। ठीक है, तो ऐसा होने के बाद ये होता है कोण A इक्वल टू कोण D, कोण B इक्वल टू कोण E हो जाता है, और कोण C इक्वल टू कोण F हो जाता है। ठीक है, मतलब कि यदि करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल्स होंगे तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा, और सर्वांगसम होने के बाद इसके जो एंगल्स है वो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सर्वांगसम होंगे। ठीक है, और ये जो होता है ये क्यों होता है, तो बाई CPCTC। ठीक है, तो यहाँ पे CPCTC का मतलब क्या होता है, तो C का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग, ये होता है, इसका मतलब होता है CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स of congruent triangle are congruent। बाय CPCTC का मतलब होता है यदि कोई त्रिभुज दो त्रिभुज सर्वांगसम है आपस में तो उसके बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे, ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे SSS से जो है ये सर्वांगसम हुआ तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे जहाँ पे जो है एंगल्स जो है ये भी क्या होगा, तो आपस में सर्वांगसम होगा। ठीक है, मतलब कि इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये था हमारा पहला थ्योरम, कॉन्ग्रुएंसी का पहला थ्योरम था SSS थ्योरम। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड थ्योरम को देखते हैं, और यह है हमारा कॉन्ग्रुएंसी का सेकेंड थ्योरम SAS थ्योरम, मतलब कि साइड एंगल साइड थ्योरम, यानी कि भुजा कोण भुजा थ्योरम। इसके अनुसार मान लेते हैं कि हमारे पास त्रिभुज है ABC
और ये है हमारा डी ई एफ। तो यदि दो संगत भुजा बराबर यानी कि ए बी बराबर डी ई हो जाता है और ए सी बराबर डी एफ हो जाता है, तो हमें इसके बीच के कोण को देखना है। यदि बीच के कोण भी बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, तो ये हमारा त्रिभुज जो है सर्वांगसम होता है। यानी कि हम यहाँ पे लिखते हैं, यदि त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर डी, कोई भी दो भुजा, कोई भी दो संगत भुजा हम लोग बराबर ले सकते हैं। ठीक है, ए बी बराबर डी ई ले लेते हैं हम, ए बी बराबर डी ई। फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ। हम बी सी बराबर ई एफ भी ले सकते थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया ए सी बराबर डी एफ। तो हमें ये देखना है, हम जो दो भुजा ले रहे हैं उसके बीच का कोण होना चाहिए। ठीक है, हम जो एंगल लेंगे वह हमने जो दो भुजा लिया है उसके बीच वाला होना चाहिए। ठीक है, तो यदि बीच वाला एंगल मतलब यहाँ पे हो जाता है कोण सी बराबर कोण डी, यदि ऐसा हो, ठीक है, मतलब कि दो संगत भुजा बराबर और हमने जो दो संगत भुजा लिया हुआ है, ठीक है, उसके बीच का कोण, जैसे हमने यहाँ पे लिया ए बी और फिर लिया ए सी, तो ये बीच का कोण होना चाहिए। यदि हम यहाँ पे हम लिए होते ए बी और बी सी लिए होते, तो ये हमें कोण बी लेना होता। ठीक है, बी कोण बी बराबर कोण ई लेना होता। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि कोण जो है हमेशा बीच वाला ही होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एस ए एस से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। यदि हम लोग प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें तो ये हमारा जो एंगल है दोनों बराबर है। ठीक है, और ये जो हमारी भुजा है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए बी को डी ई पर रख देते हैं, ए सी को डी एफ पर रख देते हैं, तो ये हमारा त्रिभुज संपाती हो जाएगा, क्योंकि ए बी तो डी ई के बराबर ही है और ए सी जो है डी एफ के बराबर ही है, कोण भी बराबर है, तो संपाती हो जाएगा। इसका मतलब बी सी बराबर ई एफ होगा, और जब तीनों भुजा आपस में बराबर हो गया तो त्रिभुज तो सर्वांगसम होगा ही। ठीक है, तो ये है। ठीक है, लेकिन जब एक बार त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, तो बाकी जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, सब सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, मतलब कि हमारे पास जो ये रिमेनिंग एंगल बचा था, यहाँ पे कोण बी बराबर ये हो जाएगा कोण ई के, यहाँ पे कोण सी बराबर कोण एफ के हो जाएगा, और हमारा जो साइड था बी सी बराबर हो जाएगा ई एफ के। ठीक है, ये होगा बाई सी पी सी टी सी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कॉन्ग्रुएंसी के थर्ड थ्योरम ए एस थ्योरम पे। तो ए एस थ्योरम का मतलब होता है एंगल एंगल साइड, मतलब कि कोण कोण भुजा थ्योरम। ठीक है, इसके अनुसार मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज है डी ई एफ। तो ये हमारा दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा कब, जब कोई दो कोण, कोई भी दो कोण मान लेते हैं कि कोण ए और कोण बी, हम कोई भी दो कोण ले सकते थे। ठीक है, इसे समझना बहुत आसान होता है। और कोई भी एक भुजा, ठीक है, हमें ये नहीं देखना है कि कहाँ कौन सी भुजा, कोई भी एक भुजा यदि समान हो जाए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारा ए बी समान हो गया डी ई के। ठीक है, तो हमारा त्रिभुज क्या होगा, तो सर्वांगसम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यदि त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण डी
दो संगत कोण बराबर होना चाहिए। कोण बी बराबर, हमने यहाँ पे कोण बी ले लिया, सी भी ले सकते थे, ठीक है। कोण बी बराबर कोण ई, और कोई एक भुजा ले लेते हैं हम ए बी। तो ए बी बराबर यदि डी ई हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि ए एस से हमारा त्रिभुज जो है ए बी सी ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी एफ के। अब हम लोग प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं इसे। यहां पे हमारा ये कोण है, ये भुजा बराबर है ए बी डी ई के, और ये कोण भी बराबर है, ठीक है। हम क्या करते हैं, तो ए बी को डी ई पर रख देते हैं, और उसके बाद ये सेम एंगल पे हम क्या करते हैं, तो दो लाइन खींचते हैं, एक ए सी खींचते हैं और एक बी सी खींचते हैं यहाँ पे, ठीक है। ए बी को हम लोग डी ई पर रख देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, तो यहाँ से लाइन खींचते हैं सेम एंगल पे। तो चूंकि ये दोनों एंगल हमारा बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है, तो क्या होगा, तो ए बी सी और डी ई एफ जो है समपाती हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि सर्वांगसम हो जाएगा यहाँ पे। तो यदि एक बार सर्वांगसम हो जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यदि दो कोण और एक मतलब कि दो संगत कोण और एक संगत भुजा आपस में समान हो जाए तो त्रिभुज हमारा सर्वांगसम होगा, ठीक है। और सर्वांगसम हो जाने के बाद बाकी के भी जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं वो भी सर्वांगसम होते हैं। जैसे यहाँ पे रिमेनिंग एंगल हमारा बच गया क्या, तो कोण सी, तो यहाँ पे कोण सी बराबर क्या होगा, तो कोण एफ होगा। उसके बाद जो हमारे पास जो भुजा है ए सी बराबर क्या होगा, तो डी एफ के, और बी सी बराबर ई एफ के होगा, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। अब हम लोग आते हैं कॉन्ग्रुएंसी के फोर्थ थ्योरम पे। ये है RHS थ्योरम, RHS, ठीक है। और ये जो थ्योरम है समकोण त्रिभुज के लिए होता है, जिसमें एक कोण जो है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ABC एवं DEF दो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें क्रमशः कोण B और E जो है समकोण है। तो हमें ये याद रखना है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यदि समकोण त्रिभुज ABC एवं समकोण त्रिभुज DEF में यहाँ पे समकोण वाली भुजा तो समान होता, समकोण तो हमेशा होता ही है, ये कोण जो है समकोण ये तो समान ही होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे समकोण, यहाँ पे है क्या, राइट एंगल, उसके बाद हाइपोटेन्यूज, और उसके बाद एक साइड हमें बराबर करना है, ठीक है। तो कोण बी बराबर हमने कर लिया, कोण ई ये तो हमेशा बराबर होगा क्योंकि दो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये होना चाहिए 90 डिग्री, या हम बोल सकते हैं कि समकोण। दूसरा हमें हाइपोटेन्यूज देखना है, तो ये हाइपोटेन्यूज है इसका, ये यदि बराबर होता है AC बराबर DF, AC बराबर DF, और कोई एक भुजा, या तो हम AB बराबर DE ले ले या BC बराबर EF ले ले। तो यदि हम ले लेते हैं AB, यदि AB बराबर DF हो जाए, सॉरी DE हो जाए, यदि AB बराबर DE हो जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये तो हमारा एक एंगल हो गया 90 डिग्री, जिसे हम लोग बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। तो ये हमारा राइट एंगल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये है हाइपोटेन्यूज, और ये है हमारा एक साइड, इसीलिए हम लोग बोलते हैं RHS थ्योरम, ठीक है। R से राइट एंगल, H से हाइपोटेन्यूज, और ये हमारा एक साइड हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं RHS से त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC सर्वांगसम समकोण त्रिभुज DEF।
तो ये है हमारा कॉन्ग्रुएंसी का चौथा थ्योरम, आरएचएस थ्योरम। यहां पे है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। हम लोग किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लोग प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से सजा के रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एकदम सीधा सजा के रखा हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये भी हमारा 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बना के यहाँ पे रखा हुआ है सीधा, ठीक है। तो यदि हमें ये बोला जाए कि इसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने होंगे, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितना आया, तो 16। अब हम इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग ये देखेंगे कि हॉरिजेंटली कितना ऑब्जेक्ट्स है, कितने ऑब्जेक्ट्स है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट्स है हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली कितने ऑब्जेक्ट्स है, तो यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट्स है वर्टिकली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो जितने हॉरिजेंटली में हमारे ऑब्जेक्ट्स है उसको इससे गुना कर देंगे, वर्टिकल कितना रखा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे गुना करेंगे 4 गुने 4, तो ये आ जाता है हमारा 16। तो यदि हम इसको मान लेते हैं, यहां पे इसको हम बेस मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं हाइट। ये हमारा हाइट है, यहां पे लिख देते हैं। तो ये जो है हमारा एरिया, इतना एरिया, ये क्या हो जाएगा, इस शेप, ये जो हमारा शेप बना है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये होगा बेस गुने हाइट, बेस गुने हाइट। मतलब कि इस तरह के जितने भी शेप होंगे, ये वाला शेप, यहां ये पूरा 90 डिग्री हो, हम इसे रेक्टेंगल बोल सकते हैं, आयत बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है बेस गुने हाइट, या हम लोग बोलते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ पे हमें बेस गुने हाइट लेना है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे खड़ा करके रखा है, ठीक है। तो बेस गुने हाइट। अब हम लोग क्या करते हैं, तो इसको बीच से आधा कर देते हैं। यहाँ पे जो है ना डायगोनल बना लेते हैं, एक डायगोनल खींच देते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमारा है शेप 2 पार्ट में बट गया। यदि बोला जाए कि इसके एक पार्ट में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, तो हम लोग कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे ये दोनों आधा मिलके 1 हुआ 7, और ये दोनों मिलके 1, तो 8। तो हम देखते हैं कि एक पार्ट में 8 ऑब्जेक्ट्स है, मतलब कि पूरे पार्ट में 16 ऑब्जेक्ट्स है। यहाँ पे पूरे शेप में 16 ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन जब हमने इसे आधा कर दिया तो इसके एक पार्ट में 8 ऑब्जेक्ट्स है। मतलब क्या, यदि हमसे ये बोला जाए कि ये जो हमारा शेप बनता है ट्रायंगल वाला, ये जो हमारा ट्रायंगल बना है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये क्या होगा, तो बेस गुने हाइट का आधा होगा, मतलब कि 16 का आधा 8 होगा, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा बेस गुने हाइट का आधा, मतलब बेस गुने हाइट बट्टे 2, ठीक है। तो ये तो हमारा ट्रायंगल हो गया, ठीक है, जिसमें ये 90 डिग्री है, तो हमारा समकोण त्रिभुज निकल गया। मतलब कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, इसमें ये हमारा बेस है और इसे हम लोग हाइट मान लेते हैं, या परपेंडिकुलर भी मान सकते हैं। तो यहां पे इसका एरिया क्या होगा, 1/2 गुने बेस और गुने हाइट,
हाइट का मतलब यहाँ पे लंब है, ठीक है, या परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लंब है, एल्टीट्यूड है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होना चाहिए जहाँ से हम हाइट लेंगे, ठीक है। मतलब कि किसी त्रिभुज का जो मैक्सिमम ऊंचाई होगा, मैक्सिमम हाइट, उसे हम लोग हाइट बोलते हैं या परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। तो ये है 1/2 गुने बेस गुने हाइट। तो ये समकोण त्रिभुज के लिए हो गया। यदि हम इसे दूसरे त्रिभुज पे अप्लाई करें, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज नहीं है, तो हम इसका एरिया कैसे ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं यह है ABC। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे लंब खींच लेंगे, यहां पे D दे देते हैं। ये हमारा हाइट है क्योंकि ये त्रिभुज का मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। यहां से नीचे से ये अगर बेस है, यदि BC बेस है तो त्रिभुज का मैक्सिमम हाइट यही से निकलेगा, ये लंब है, ठीक है। तो अब हमें दो समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया है, एक ADB क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, और एक ADC, ठीक है। तो यदि हमें ABC का एरिया ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले ADB का निकालेंगे, उसके बाद ADC और दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे ADB का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये होगा 1/2 गुने बेस मतलब कि BD और गुने AD प्लस 1/2 गुने ADC का क्षेत्रफल 1/2 गुने DC और गुने AD। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि AD और AD कॉमन है, तो 1/2 और AD हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे बचे क्या, तो BD और प्लस DC। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 1/2 गुने BD प्लस DC क्या होगा, तो BC हो जाएगा, ये होगा BC और गुने AD। अब यदि हम त्रिभुज ABC में देखें तो आधार हमारा BC है, ये यहाँ से यहाँ तक बेस है, और ये हमारा क्या है, तो हाइट है। तो हम लोग बोल सकते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 गुने बेस गुने हाइट, 1/2 गुने बेस मतलब कि आधार और गुने हाइट मतलब कि ऊंचाई, ठीक है, हाइट मतलब ऊंचाई। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस गुने हाइट। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार के त्रिभुज हो, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे लंब खींच देते हैं, हमारा हाइट निकल जाता है, ठीक है। और यह है ABC। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, यहाँ पे D दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 गुने बेस गुने हाइट, यानी कि हम लिख सकते हैं 1/2 गुने BC और गुने ये AD। यहाँ हम लिख सकते हैं 1/2 गुने बेस को B से, यदि बेस के लिए हमने B लिखा और हाइट के लिए H लिखा, तो 1/2 गुने B गुने H। तो ये होता है हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। यदि हमारा शेप इस तरह से रहे, ऐसे रहे, तो हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मान लेते हैं हमारा ये A है, ये B है और ये C है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हाइट खींचेंगे, ठीक है, ये हमारा हाइट होगा। हम दो हाइट ले सकते हैं, या तो ये हमारा हाइट हो जाएगा, या तो ये हमारा हाइट हो जाएगा, ये वाला, यहाँ पे D, ये हमारा हाइट हो जाएगा। या फिर हम यहाँ पे हाइट ले सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लंब खींच लेंगे, तो ये भी हमारा हाइट हो सकता है, ठीक है। तो इसे भी हम लोग हाइट ले सकते हैं कोई,
तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह का शेप दिया हुआ है, यहाँ पे जो है हाइट दिया हुआ है, ये है हमारा 5 cm और यहाँ पे है 12 cm। ये A है, ये B है और ये C है। तो ABC का एरिया यदि हमें ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो हम लोग सिंपली कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें ये देखना है कि ये नहीं देखना है कि AB कितना है, ठीक है। हमें बेस यहाँ पे त्रिभुज का पता है ABC का 12 cm है, हमें ये हाइट देखना है, ठीक है। हाइट कितना है 5 cm। तो हम लोग ऐसे सेट करेंगे 1/2 गुने यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 गुने बेस कितना है तो 12 और हाइट कितना है तो 5, तो ये 2 छक्के 12, तो ये हो जाएगा 30 cm स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमें ज्ञात करना है। या फिर हमें यदि यहाँ पे ये दे दिया जाए, ठीक है, इसी तरह से ऐसा ही शेप है, ये है A, ये है B और ये है C। यहाँ पे यदि हमें ये दे दिया जाए 20 cm और यहाँ पे जो है ना एक लंब है, और ये लंब है 5 cm। तो ये हमारा आधार होगा और ये हमारा लंब होगा, ठीक है। तब ये आधार हमारा नहीं होगा, ये अगर आधार होगा तो हमें यहाँ से हाइट लेना पड़ेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है आधार और ये हाइट, तो हम लोग निकाल सकते हैं 1/2 गुने ये 20 गुने 5, यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, 10 पंचे 50 cm स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। जैसे हमारा ये त्रिभुज है, यदि हमें यहाँ पे ये हाइट पता है और ये हमें बेस भी पता है, ठीक है, जैसे ये 40 है और ये 10 है, तो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने बेस, बेस का मतलब 40 और यहाँ पे हाइट यानी कि 10, ये हो जाएगा 20, 20 तक 200, ये cm स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब हमारे पास हम दूसरे टाइप से भी फॉर्मूला ला सकते हैं। यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं। त्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 AB sin C, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है इस तरह से, यहाँ पे है A, तो हमें इसका अपोजिट साइड लेना है A, ये हमारा B, तो हमें अपोजिट साइड लेना है कितना, तो ये B, और ये हमारा C है तो इसके अपोजिट साइड हमें C लेना है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने AB और गुने साइन C, ठीक है, 1/2 AB साइन C, ठीक है। ये AB और साइन C मतलब कि दो भुजा और उसके बीच का कोण, ठीक है। यहाँ पे दो भुजा है AB और साइन C, C जो है ये बीच का कोण है, मतलब बीच के कोण का साइन, AB गुने बीच के कोण का ये हमारा साइन जो है, ठीक है। या फिर हम ये लिख सकते हैं AB 1/2 BC साइन A, या ये ले सकते हैं 1/2 AC साइन B, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अगर मान लेते हैं कि ये हमारा B कोण जो है ये 90 डिग्री है, ठीक है, जैसे इस तरह का त्रिभुज है, ये A
बी सी, ये हमारा 90 डिग्री है, और ये है ए और ये है बी। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है यहाँ पे 1/2 ए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सी है, हाँ यहाँ पे सी होगा, तो ये होगा ए सी साइन बी। तो बी कितना है यहाँ पे, तो बी तो यहाँ पे है 90 डिग्री, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले साइन बी, यानी कि 1/2 गुने ए सी, और साइन बी यहाँ पे है, ये तो 90 डिग्री है बी, तो साइन हम 90 डिग्री लिखेंगे, यानी कि 1/2 ए सी, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 ए सी। ठीक है, ए, और यहाँ पे ए तो बेस है, आधार है, और ये सी जो है हमारा हाइट है, तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं 1/2 गुने बेस गुने हाइट, ये हमारा हो गया। या हम परपेंडिकुलर लिख सकते हैं 1/2 गुने बेस गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो जाता है। और बाकी यहाँ पे यदि हमें त्रिभुज का एंगल, बीच वाला एंगल पता हो, और दोनों साइड ये एंगल पता हो बीच वाला, और ये दोनों भुजा यदि हमें पता हो, तो हम लोग किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यदि हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो हमें पता होता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, तो 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं, यह हमारा ए बी और सी। समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक एंगल होता है कितना होता है, 60 डिग्री, और प्रत्येक भुजा क्या होता है, तो ए होता है, बराबर होता है। ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, और ये हमारा ए है। तब यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, 1/2, ये ए मतलब क्या, ए स्क्वायर, और ये होता है साइन 60 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। अब यहाँ से 1/2, ये ए स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये होता है √3/2, और यहाँ से ये हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक बच जाता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, इसे हम लोग क्षेत्रमिति में प्रूव करेंगे। ठीक है, जब हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ेंगे तो प्रूव करेंगे विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी हमें बस याद कर लेना है, ये होता है √s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी, और जहाँ s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, a प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, और इसे बोला जाता है हीरोन फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र। ठीक है, और ये हमारा a प्लस बी प्लस सी जो है, इसे अर्ध परिमाप बोला जाता है। s को बोला जाता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। ये होता है a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, और परिमाप बोला जाता है p को पेरीमीटर, यह है हमारा सेमी पेरीमीटर, और परिमाप बोला जाता है पेरीमीटर को, इसे हम लोग p से सूचित करते हैं। और ये होता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यदि हमारा ये त्रिभुज है, ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज है, a b c,
और ये हमारा ए है, ये बी और ये सी। ठीक है, तो परिमाप होगा ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे है एरियाज ऑफ द ट्रायंगल्स बिटवीन द सेम बेस एंड अ पैरेलल लाइन। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेम बेस है बी सी, और यहाँ पे ये हमारा पैरेलल लाइन है बी सी के पैरेलल है। ठीक है, मतलब कि बी सी के समांतर है। ये मान लेते हैं कि ये एक्स है। अब यहाँ पे हम दो त्रिभुज हमने बनाया है, एक ए बी सी और एक यहाँ पे डी बी सी, इसको मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक त्रिभुज हम लोग और बना लेते हैं, इसे ई मान लेते हैं, ये ई बी सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यदि हमें ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लंब खींचेंगे। यदि हमें ईबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो फिर भी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लंब खींचेंगे। और यदि हमें डीबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो फिर भी हम क्या करेंगे, तो लंब खींचेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो समांतर भुजा, ये है हमारा एक्स और बी सी, दो समांतर भुजाओं के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये हमेशा समान होती है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ये हम बोलते हैं लंब। यहाँ पे ये जो है हमारा, ये ए और बी सी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, लंब हमारा। ठीक है, इसे मान लेते हैं ये ओ है, ये पी है और ये क्यू है। तो दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबिक दूरी जो है हमेशा क्या होती है, समान होती है। इसीलिए ए ओ, ई पी और डी क्यू ये क्या होगा, तो समान होगा। या फिर हम सेम समांतर भुजा, सेम बेस और एक समांतर भुजा के बीच जितने भी त्रिभुज बनाएंगे सभी का हाइट क्या होगा, तो समान होगा। तो यहाँ पे सभी का क्षेत्रफल भी समान हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने बेस, बेस तो सेम है बी सी और हाइट भी तो सेम होगा एच। ठीक है, तो यहाँ पे सेम बेस और एक समांतर भुजा के बीच बनने वाले जितने भी त्रिभुज होंगे सभी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समान होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी ये बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ई बी सी, और ये बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी। यहाँ पे है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बीपीटी और थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है ये थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम के अनुसार से मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा एक त्रिभुज है ए बी सी। यदि हम बी सी के समांतर, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं डीई, जो अन्य दो भुजाओं को यानी कि ए बी एवं ए सी को क्रमशः डी एवं ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये डीई रेखा ए बी एवं ए सी को समानुपातिकता विभाजित करेगी। मतलब कि ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी। ठीक है, ये होगा यदि डीई समांतर बी सी है तो। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ऐसे लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में यदि डी समांतर बी सी तो क्या होगा, ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी होगा। ये जो है हमारा थेल्स प्रमेय है। ठीक है, इसे कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो हमारा त्रिभुज है ए डी ई, ठीक है, इस पे हम लोग यहाँ पे इसको बेस मानते हैं, ए डी को बेस मानते हैं और ए ई को बेस मानते हैं। ठीक है, और एक एक लंब खींचते हैं। पहले हम लोग खींच लेते हैं यहाँ पे
AE पे लंब यहाँ पे हमने लंब खींच लिया, ठीक है, और इसका नाम हमने रख दिया M। फिर हम खींचते हैं AD पे लंब, तो ये हमारा वर्टेक्स होगा यहाँ पे। इसको N मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो ये हमारा DE जो है ये सेम आधार होगा, ठीक है, और हम यहाँ से त्रिभुज बनाएंगे इस समांतर भुजा के बीच में, ये आधार और इस समांतर भुजा के बीच में, तो ये हुआ और ये हमारा हुआ। अब हमें ये पता है कि ये जो हमारा त्रिभुज बना है DEB और EDC, वह सेम भुजा, सेम आधार, ये वाला आधार और ये समांतर भुजा के बीच में है, ठीक है। तो इसका जो लंब है, यदि हम यहाँ पे लंब खींचने की कोशिश करें इसको आगे बढ़ा के, तो प्रत्येक बिंदु पे या यहीं पे हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे लंब क्या होगा, तो सेम होगा ना। यहाँ पे यदि हम आगे बढ़ाएं इसको, तो यहाँ पे लंब इसका H जो है सेम होगा। इधर भी हम आगे बढ़ाएंगे, तो चूंकि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है, ये भी H होगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा बनता है त्रिभुज DEC और EDC, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होगा, ठीक है। तो हमें ये तो पहले पता चल गया कि एरिया ऑफ त्रिभुज, ये एरिया ऑफ त्रिभुज DEC इक्वल है एरिया ऑफ त्रिभुज EDC के। अब हम एक चीज ये देखते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC करते हैं, तो ये क्या होता है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि ये AD है आधार, तो 1/2 आधार क्या है AD, तो हमने AD लिया और गुने ये हमारा लंब कितना हो जाएगा, तो ये वाला लंब है, तो ये हो जाएगा EN, और बट्टे ये होगा 1/2 गुने, इसमें हम देखते हैं तो ये यदि लंब है, हम कॉमन लंब ले लेते हैं तो EN लंब लेंगे, तो आधार क्या आएगा, तो BD, तो यहाँ पे BD और गुने ये हमारा हो जाएगा EN। अब यहाँ से EN और EN गायब हो गया, 1/2 कट गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, तो ये आया एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर ये हो जाएगा AD बट्टे BD। BD या DB हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फिर हमें क्या करते हैं, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज EDC करते हैं। तो यहां से क्या आता है हमारा, ये होगा 1/2 गुने, अब हम इसको आधार बनाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा लंब होगा, तो ये है AE और गुने ये हमारा DM होगा। बट्टे 1/2 गुने, इसमें यदि DM हम कॉमन वाला लंब लेते हैं, ये DM, तो हमारा आधार होगा क्या EC, तो हम लिखेंगे EC गुने DM। यहाँ से हमारा ये DM और ये DM कट गया, 1/2 कट गया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज EDC है, ठीक है। तो हम यहाँ पे EDC को DEC लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टे
एरिया ऑफ त्रिभुज ईडीसी के बदले में हम लोग डीईसी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का एरिया बराबर है, तो ये डीईसी बराबर ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा एई और बट्टे में ईसी। यदि हम इसे इक्वेशन सेकेंड और इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एडी बट्टे डीबी बराबर एई बट्टे ईसी होता है। तो यहाँ से होता है समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से क्या होगा, तो एडी बट्टे डीबी बराबर एई बट्टे ईसी। ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।